अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर। तेजी से बदलता सियासी मंजरनामा, तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल, तेजी से खुलते कार्ड, चाहे वो हुकूमत के हों या फिर अपोजिशन के हों। अपोजिशन ने बहुत अरसा अपने कार्ड छुपा के रखे, अचानक से वो कार्ड्स सिंध हाउस से सामने आए और फिर सिंध हाउस पर एक धावा बोला गया, कारकुनान वहाँ पहुँचे, MNAs पहुँचे, गिरफ्तारियाँ हुई, रिहाइयाँ हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि एहतजाज करना हक़ है लेकिन पुरअमन होना चाहिए। शहबाज गिल गुज़िश्ता रोज़ गए और MNAs को छुड़वा के ले आए, जिसके बाद आज कारकुनान की भी रिहाई अमल में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस भेज दिए हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार ने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, पुट की है और कहा यह गया है उसमें कि जिस किस्म की इस वक्त जलसे जुलूसों की बात 27 तारीख की हो रही है, वो तसादुम की तरफ सिचुएशन जाएगी, उस पर नजरसानी की जाए तो वो समात के लिए मुकर्रर हो गई है दरख्वास्त। एक तरफ तो ये मामला, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब, हमाद अजहर साहब ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो लोग नाराज़ हैं, मुनहरिफ हैं, और उससे पहले शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि डरे नहीं, वापस आ जाएं। डरना किससे है? उन्होंने, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्या मतलब डरे नहीं? इस पर भी आज बात करेंगे कि डरने से क्या मुराद है। डरा कर वापस लाना चाह रहे हैं? आराम से आ जाएं, नाराज़ ना हो, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, से क्या मुराद है? इस पर भी बात करूँगा आज मैं। लेकिन हमाद अजहर साहब और फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि मुनहरिफ अरकान राब्ते कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। किस हद तक सच्चाई है? इत्तहादियों की सिचुएशन क्या है? इत्तहादी किस तरफ मोल्ड होना चाहते हैं? उनकी टेंडेंसी किस तरफ है? झुकाव किस तरफ है? इस पर भी बात करेंगे, चूँकि हम ये समझते हैं कि इत्तहादियों के बग़ैर अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी। कुछ लोग मुनहरिफ हो भी जाएँ तो ठीक, उनके लिए भी मुश्किलात होंगी, उन्हें डी-सीट कर दिया जाएगा अगर वो वोट डालते हैं। ये भी एक बड़ा मामला है। दूसरी तरफ हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ एक ऑर्डिनेंस लाने के लिए जुटी हुई है और वो कहते हैं कि ऑर्डिनेंस आना चाहिए। इस पर भी बात करके देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, चूँकि अपोजिशन अब पुरएतमाद दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के वज़रा और इवन गवर्नर सिंध, जिन्होंने आज बड़ी खासी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि OIC इजलास के हवाले से कोई बात नहीं होगी, कोई माई का लाल OIC का इजलास नहीं रोक सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। OIC इजलास को बिल्कुल किसी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ सियासत का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मैटर है, पाकिस्तान की प्राइड का मैटर है। OIC इजलास के लिए हम सब के एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि OIC इजलास को कोई परेशानी ना हो। बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे। 21 तारीख को यानी पीर के रोज़ बुलाने के लिए कहा, वरना धरना देंगे। धरना देते हैं तो क्या सिचुएशन होगी? 21 तारीख का क्या मामला है? इसकी भी असल कहानियाँ जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया था, ख़ास तौर पर इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन, आज के रोज़ की हैपनिंग, क्योंकि डे बाय डे पॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, बयानात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। कभी बॉल किसी के कोर्ट में और कभी बॉल किसी के कोर्ट में। आज की बड़ी हैपनिंग्स में से ये है कि पंजाब के एक वज़ीर ने राब्ता किया है, बकौल ज़राए के राब्ता किया गया है राजा रियाज से, कासिम नून से। उस राब्ते पर भी कुछ बात करेंगे। और जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर 21 यानी पीर के रोज़ 21 तारीख को न बुलाया गया इजलास अदम एतमाद के लिए, तो वहाँ पर बड़े मसाइल बनेंगे। क्या ये एक बार फिर कोई तसादुम की सिचुएशन है? हालिया आपने देखा कि सिंध हाउस पर हमला हुआ और फिर उस हमले को डिफ्यूज़ के लिए पुलिस को आना पड़ा और फिर कारकुन गिरफ्तार हुए, रिहा भी हो गए। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब की भी हुई, फवाद चौधरी, हमाद अजहर ने भी की, वज़ीर आज़म इफ्तिताह कर रहे थे रिंग रोड का, उधर उन्होंने खिताब किया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि OIC के इजलास को अगर किसी ने छेड़ा तो किसी के माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि उसको कोई तंग कर सके। राना अजीम साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। राना साहब, सियासी सूरत हाल अपनी जगह बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, लेकिन OIC का इजलास होना, ऑस्ट्रेलिया टीम का पाकिस्तान में होना, ये कुछ टाइमिंग मैच करते हैं इस किस्म के तसादुम और इस किस्म की हिजानी कैफियत के लिए? जी, बिल्कुल है, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि OIC का इजलास जो है ना किसी को ख़राब करने की इजाज़त होगी, ना OIC का इजलास ख़राब होगा, ना ही कोई सियासी जमात ऐसी हमाकत करेगी। आप देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुफ्तगू के फ़ौरी बाद शहबाज शरीफ को दोबारा डाइस पे आना पड़ा और मियाँ शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम बतौर पाकिस्तानी हम मेज़बान हैं OIC के तमाम अब आने वाले अफ़राद के, और हम अब में बतौर मेज़बान उन्हें मायूस नहीं करेंगे। ज़हन में रखिएगा कि बहुत से लोगों ने बहुत सी जगह पर बहुत सी कमिटमेंट की हुई हैं और उन कमिटमेंट्स पर उनको पूरा उतरना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का
एक रोज पहले का बयान कि मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुल का किरदार अदा करता था, तो जो शख्स ये बयान देता है उसके बाद वो किसी सूरत में भी वो और उसकी जमात, ओआईसी का मामला जो है वो ये इमरान खान का मामला नहीं है, ओआईसी का मामला जो है ये तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, ओआईसी का मामला पाकिस्तान का मामला है। और ओआईसी का पाकिस्तान में इजलास जो है पाकिस्तान के अहम अदारों की मुशावरत और उनके ताउन से हो रहा है। बिल्कुल और इसके दुरुस्त। बाद अगर आप ये समझे कि चाहे कि अपोजिशन की जमात हो चाहे हुकूमत की जमात हो, कोई जमात उस इजलास को खराब करने की कोशिश करेगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा राणा और जो साहब, फिर ये बिल्कुल पीर के एकदम रोज है, वाला बयान, राणा साहब ये जो पीर के रोज कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने, पीर के रोज की अगर नहीं बुलाई गई, 21 बनती है 21 मार्च, तो हम वहां धरना देंगे क्या, ये फिर इसका क्या करेंगे? देखें 21 मार्च को इजलास बुलाया जा रहा है। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना एक क्रेडिट लेना था कि मेरे कहने पे या मेरी धमकी पे इजलास बुलाया जा रहा है। इजलास बुलाया जा रहा है, इजलास 21 मार्च को बुलाया जा रहा है, ये तकरीबन फैसला हो चुका है। ओके। अब इजलास बुलाए जाने के बाद इजलास में बाकायदा देखे कानून और आइन के मुताबिक कुछ बहस होती है, एक एजेंडा होता है। अगर वो एजेंडा कंप्लीट ना हो तो आइन कहता है, कानून कहता है कि स्पीकर उस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकता है और उसके लिए दोबारा नोटिफिकेशन देनी पड़ती है अपोजिशन को। ये ठीक। सारी चीजें जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो। क्या इनका एजेंडा मुकम्मल है? अगर इनका एजेंडा मुकम्मल है तो उसके बाद भी इजलास बुलाने के बाद भी कुछ वक्त होता है जिस हम्म। पर फिर बहस की जाती है, उसके बाद अदम इत्तेमाद की वोटिंग होती है। ये सारी चीजें होती हैं। 21 को इजलास बुलाया जाएगा। 21 को इजलास बुलाने के बाद अगर आप 22 और 23, क्योंकि सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मौजूद और ओआईसी की कॉन्फ्रेंस है, आप उसके लिए अगर इजलास को 2 या 3 दिन मुलतवी कर देते हैं तो इसमें आइन में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जो इसके राह में रुकावट डाल सके। ये कौमी तकाजा भी होता है, कानूनी तकाजा भी है और आइनी तकाजा भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक क्रेडिट लेने के लिए 21 तारीख के हवाले से एक उन्होंने कहा, और ये सियासतदान अगर ऐसी गुफ्तगू ना करें, ऐसे क्रेडिट ना लें, तो फिर सियासतदान जो है वो अपनी सियासत किस तरह करेंगे? ये सारा मामला जो है, आपको मैं फिर ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ये क्लियर बात मैं ये कह रहा हूँ कि ज़हन में रखिएगा कि ओआईसी के इजलास के दौरान में ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर ओआईसी का इजलास खराब करने की नीयत होती है अपोजिशन जमातों की, तो 23 मार्च का धरना, 23 मार्च का मार्च जो है, जी हाँ, वो 23 मार्च को ही इस्लामाबाद में दाखिल होता। अच्छा वो 25 राणा साहब, मार्च को दाखिल हो रहा है, 26 27। मार्च को हो रहा है। तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि 22 और 23 मार्च और 24 मार्च को कोई ऐसी चीज नहीं हो। अच्छा 27 को राणा साहब जिस जलसे की बात कर रहे हैं, दोनों जानिब से बड़ा जोर लग रहा है उस जलसे के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम हियरिंग्स रही, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी दरख्वास्त आज फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की गई, वो भी इन जलसे जुलूसों के हवाले से है, तसादुम का खदशा है। ये सारी चीज़ें आखिर जा किस तरफ रही हैं सर, और फिर क्या गवर्नमेंट के लिए हकीकी मानों में कोई टेंशन है? चूंकि आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब, हमाद अजहर साहब जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने तो कहा कि हमारे राब्ते हो रहे हैं, लोग वापस आना भी चाहते हैं और हम भी लोगों से कह रहे हैं कि वो वापस आ जाएं। और पंजाब के एक वजीर ने राब्ता भी किया जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, उन्होंने राब्ता भी किया है। और ये क्या मामला जाएगा किस तरफ? नाराज अरकान अगर वापस आ जाते हैं फिर क्या होगा सर? देखिए, पंजाब के जिस वजीर का उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूँ, अख्तर मलिक है पंजाब के, वो वजीर मुल्तान से तल्लक है, उन्होंने राब्ता किया। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा जो चलेंगे वो वापस नहीं आएंगे। वो जिनके कहने पे उन्होंने वापस आना है, अभी तक उनकी तरफ से उन्हें पैगाम नहीं दिया। नंबर एक। नंबर दो, अपोजिशन इस वक्त बहुत मजबूत है, हुकूमत के लिए परेशानी बेइंतहा है। मेरी बात तो इतला ये है कि अगले 48 घंटों में हुकूमती इत्तेहादी जो है वो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। मेरे पास ये बड़ी बड़े अहम सोर्स से ये सर मेरे पास खबर इत्तेहादियों में एमकेएम और काफ लीग दोनों या कोई एक? नहीं, ये दोनों ही जा ओह। ये तो दोनों जाएंगे, एक नहीं होगा। और बड़े मामला तय हो चुके हैं, और मामला तय होने के बाद बहुत सी चीजें तय हो चुकी हैं, और इसलिए ये अगले 48 घंटे जो हैं ये पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल ला सकते हैं। और वो भूचाल जो है वो किस तरीके से आएगा, अब देखने वाली बात ये होगी कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल, बज़ाहिर तो लगता है कि हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जमान बड़े बहुत ज्यादा मुतमिन है, कोई मुतमिन नहीं है। हुकूमत के अंदर एक बड़ी बहस चल रही है, और अगर ये मुतमिन होते तो जल्द से जुलूस ना करते, अगर ये मुतमिन होते तो इस तरीके की गुफ्तगू ना करते, अगर ये मुतमिन होते तो टॉक शोज के अंदर गालियां ना निकालते, अगर ये मुतमिन होते तो टॉक शोज के अंदर बैठकर ये धमकियां ना देते। ये सारी चीजें बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह है। देखें, एक चीज तो है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में सियासत जो है वो इंतहाई करप्टनाक सियासत होगी, इंतहाई पुरतशद्दुद सियासत होगी। इसलिए
कि जिस तरफ मामला जा रहे हैं ये मामला कोई अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे, इससे नुकसान ना तहरीक इंसाफ को होगा, ना पीपल्स पार्टी को होगा, ना मुस्लिम लीग नून को होगा। इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा, रियासत को होगा, क्योंकि मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे बताए 27 तारीख को अगर दोनों सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने होते हैं, चले ये भी मान ले कि कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है कि वहां पे जलसे जुलूस की इजाजत नहीं होती, तो इस्लामाबाद के बाद भी तो बहुत से शहर हैं जलसा जहां जलसे हम्म। जुलूस हो, और भी बिल्कुल। बहुत सी चीजें आदमी कामयाब होने के बाद भी तो एक गैर यकीनी सूरत पैदा हो जाएगी, उसके बाद भी तो एक पुरतशद्दुद सियासत शुरू होगी, अदम इत्तेमाद के बाद भी तो बड़ा मामला तो होंगे। मेरे पास तो ये इतला है कि कुछ कि वजीर आजम इमरान खान जो है, जो इस वक्त वजीर आजम है, उनको ये पैगाम पहुंचा है किसी तरफ से कि जनाब आपकी पंजाब और केपी के दोनों जगह से हुकूमत खत्म कर दी जाएगी और आपके साथ बहुत कम लोग रह जाएंगे और फिर आप एक मामूली सी छोटी सी अपोजिशन बन के रह जाएंगे। सर देखिए अरकान केपीके का जिक्र मौलाना सर मौलाना साहब ने भी किया, केपीके का जिक्र, और अपोजिशन जमातें यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर रही हैं, इसका मतलब है कुछ है मामला। जी बिल्कुल है, केपीके के अंदर भी कुछ नहीं बहुत कुछ मामला है। केपीके के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो हुकूमत से अलहदा हो सकता है। देखिए जब हुकूमत के, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आपकी वफाक से हुकूमत खत्म होती है तो चाहे सूबों में आपके पास 300 की अक्सरियत हो, चाहे 200 की अक्सरियत हो, चाहे 150 की अक्सरियत हो, फिर वो अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाती है। हम्म। पाकिस्तान की सियासत यही कहती है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज के दिन तक यही हुआ है। चाहे पीपल्स पार्टी बड़ी बहुत बड़े मार्जिन से इस वक्त मौजूद है अपने उस मुल्क के अपनी सिंध के अंदर, और अगर आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में भी होती है और वफाक में उनकी हुकूमत खत्म होती, तो आप किस तरह समझ सकते थे कि सिंध के अंदर उनकी हुकूमत रहती। देखिए हुकूमतों के अंदर ग्रुप बनाने, हुकूमतों को तोड़ना, उनके लोगों को खरीदो फरोख्त करना, ये सारी चीजें जो है माजी में अगर सर आप होती देखते तो रही ऐसा हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग्स बनते रहे हैं, आप तो जाहिर है बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, इन चीज़ों के गवाह हैं। फॉरवर्ड ब्लॉग्स बनते रहे हैं, कई फॉरवर्ड ब्लॉग्स बने, फिर वो वापस भी आ गए, ये चीज़ें भी होती रही हैं। काफ लीग कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ झुकाव रहा, ये भी होता रहा, सारा कुछ ठीक है, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं है। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे ब्रेक से, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कमर चीमा साहब साथ होंगे, ज़रा बात करेंगे इस हवाले से। गवर्नर सिंध ने जो तुर्क का पता कहा है कि वजीर आजम ओआईसी के इजलास के बाद वो खेलेंगे, क्या हो सकता है, किसकी ज्यादा पोजीशन स्टेक पर है, गवर्नमेंट यहाँ पोजीशन, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि गवर्नर सिंध के उस बयान को सीरियस लेते हैं, उस पर कुछ बात करके देखते हैं। अगर तुर्क का कोई पत्ता है वजीर आजम के पास तो वो क्या है, कैसे खेल सकते हैं, ऑपोजिशन किस बुनियाद पर इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टांस पर खड़ी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टांस है तो यकीनी तौर पर दोनों तरफ कुछ ना कुछ स्टेक पे है, गवर्नमेंट का भी और ओपोजिशन का भी। ओपोजिशन के पास कोई चांस नहीं है क्योंकि एक बार सेनेट में वो पहले मार खा चुके हैं अदम एतमाद के हवाले से, और इस बार अगर कुछ हुआ तो ओपोजिशन के लिए कहीं खड़े होने की जगह नहीं होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं, उनके वज़रा भी आज खुलकर कह रहे हैं कि लोग उनसे रब्ता करना शुरू हो गए हैं, जिसकी बात हमने भी की। राना अजीम साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर भी दी है, उन्होंने कहा कि 48 घंटे बड़े अहम हैं और इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जाने के लिए तैयारियां पकड़ रहे हैं और 21 मार्च यानी पीर के रोज़ अदम एतमाद के हवाले से इजलास भी बुलाया जाना है, ये भी एक बड़ा अहम मैटर हो गया। कमर चीमा साहब सीनियर तजज़ियाकार है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जनाब। कमर साहब पहले तो जरा गवर्नर सिंध ने जो बयान दिया उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूंकि बयानात अब वो बात नहीं है कि खाली स्टेटमेंट्स हों, ये यकीनी तौर पर कुछ पॉलिसी बयान है, कुछ बैकडोर राब्ते और डिप्लोमेसी चल रही है। आपने सुना, मैंने अभी इंट्रो में भी कहा, आपने खुद भी देखा होगा, आज गवर्नर साहब ने फरमाया है कि तुर्क का पत्ता वजीर आजम ओआईसी इजलास के बाद खेलेंगे। देखिए ये जो चीज है ना तुर्क का पत्ता, इसको तो आप जितनी मर्जी इसके ऊपर आप वो कर लें, चमगोइयां कर लें कि क्या। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब फौरन इमदाद लेंगे, बाकी ममालिक को कहेंगे कि हमें जो है वो हमारी ऑपोजिशन को समझाएं, पीटीआई को समझाएं, पीपल्स पार्टी को समझाएं या पीएमएलएन को समझाएं। क्या वो रिसेंटली पता चला था कि जी एक दो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर्स ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं जिसे पाकिस्तान जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन इमरान खान साहब। तो ये तो फिर झुकने वाली बात है, ये तो इमरान खान साहब इसके ऊपर तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान साहब ये कहें। वो तो कहते हैं मैं तो झुकते ही नहीं हूं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि क्या ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी में वायलेशन नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क को कहें कि पाकिस्तान के अंदर ये माइक्रो मैनेजमेंट करें, कि हमारी ऑपोजिशन जमातों को कहें या एस्टैब्लिशमेंट को ये कहें कि वो हमारी सपोर्ट करें। आप सर किस तरह क्या के लीडर हैं कमर चीमा साहब, आप इतने बेहतर तरीके से सारे सिनेरियो को जानते हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि ये कोई इस तरह की बात है कि ये सुनने में ही बड़ी मजाका खेज लग रही है
लेकिन सर क्या ये रियलिटी हो सकती है? अब क्या करेंगे? अब इस वक्त तो सिचुएशन ना मुझे लगता है अभी प्रॉपरली हुकूमत के हाथ में और ना अपोजिशन के हाथ में, जब तक अदम एतमाद वाला दिन नहीं आ जाता। ये बताएं सर कि जो अपोजिशन का स्टांस है, किस हद तक आपको वो लग रहा है कि वो स्ट्रांग है अपने स्टांस पे? अच्छा, फिर दोनों का स्टेक पर क्या है? अपोजिशन का स्टेक पर क्या है और गवर्नमेंट का क्या है? मैं गवर्नमेंट का इसलिए कह रहा हूँ सर कि 22 साल की जिद्दोजहद है वज़ीर आज़म इमरान खान की, क्या वो स्टेक पर है या फिर उनकी पीटीआई की गवर्नमेंट स्टेक पर है? देखिए, पहली बात तो यह है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि फॉर किसी हुकूमत को बाहर से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो ये है कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल तो अपने एमएनएस को पूछा ही नहीं, ना कोई डेवलपमेंट फंड था, ना पैसा था कि वो किसी को दे सकें। और दूसरा, आपको पता है यहाँ पे बिहेवियर्स भी ऐसे ही हैं कि आप जितने ज्यादा मजबूत होते हैं, आप कहते हैं यार मुझे क्या जरूरत है। तो जो वो कहते हैं ना, इमरान खान के बिहाफ पे जो काम हो रहे थे या इमरान खान के कई बगैर जो चीजें हो रही थी, एक तो उसने इमरान खान को लेजी कर दिया, दूसरा उसने इमरान खान के अंदर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी वो छीन ली, तीसरा उसने इस चीज को इमरान खान साहब को समझा कि ये तो सिलेक्टेड है, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने जितने भी लीडर टॉप पे आते हैं, इस तरह की पावर अब आते हैं, वो समझते हैं कि अब हम अनटचेबल हो चुके हैं, अब हमें लोगों को हमारी जरूरत है, हमने टेन्योर पूरा करना ही करना है। तो इमरान खान से गलती हुई है, इमरान खान ने अपनी मिड कोर्स करेक्शन नहीं की। और इमरान खान साहब के अंदर क्योंकि लचक नहीं है, और सियासत नाम ही लचक है, सियासत नाम ही कंप्रोमाइज का है, अच्छा तो इमरान खान साहब विल लूज अ लॉट। कमर चीमा साहब, जो करेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर आज़म अपनी करेक्शन के हवाले से सिर्फ चेंजिंग करते दिखाई दिए हैं, वजारतों की भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, आईजीज़ भी तब्दील होते रहे, लेकिन जो तब्दीली इस वक्त मांग रही है, इत्तहादी भी मांग रहे हैं, अलीम खान भी कह रहे हैं, वो है पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली। इसको कितना अहम देख रहे हैं इस सूरत हाल में? अलीम खान साहब के हाथ क्या आता है और काफ लीग के हाथ क्या आता है? देखिए, बात सुने, इमरान खान साहब ने किया भी तो जुल्म है ना। अब आप 11-12 करोड़ के सूबे के ऊपर एक अनट्रेंड किस्म का बंदा, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो पीटीआई के रैंक से भी नहीं आते, और कहीं से आप पकड़ के उनको जाके वजीर आला बना देते हैं, या तो आप बड़ा एक्सेप्शनल बंदा ले आए हैं। तो इमरान खान साहब क्योंकि जिद वाले ना, जिद्दी बंदे हैं, और ये तो मैं तो नहीं कहता, ये तो सब लोग कहते हैं कि जिद करते हैं, ये इनको नुकसान हुआ है। देखें, इमरान खान की जो सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है स्वाय पीटीआई के। पहली बात तो यह है कि पीटीआई को यह चीज चाहिए थी कि कम से कम इतनी सियासी जमातों में किसी एक के साथ एक अलायंस चाहिए था। इनको पीपल्स पार्टी से अलायंस रखना चाहिए था, ताकि पीएमएलएन और जेयूआई को टफ टाइम देते रहते। इमरान खान साहब ने यह कहा था क्योंकि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, और अपने खास वोटर सपोर्टर को एक खास किस्म का मैसेज दिया है कि खान बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, इनसे डायलॉग नहीं करेगा, और मैं एक अलहदा ब्रीड हूं। इस चीज ने इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा किए हैं, और उनको इस चीज ये भूल गई कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो उनके लिए माहौल तैयार किया गया था, उनको जो एक एनवायरनमेंट दिया गया था, वो उनकी उनकी पॉपुलैरिटी जरूर है, लेकिन वो अकेले अपनी पॉपुलैरिटी को एक पॉलिटिकल पावर में ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे। वो जिन्होंने ट्रांसलेट करके दिया उनको, वो ही अल्टीमेट कार्ड प्ले करेंगे। तो इमरान खान साहब ने अगर एक पॉलिटिक्स खेलते, तो इमरान खान साहब सारा टाइम उन पे डिपेंड ना करते, कम से कम एक पॉलिटिकल फोर्स पे डिपेंड करते, पीपल्स पार्टी पे कर लेते, क्योंकि इमरान खान का ज्यादा वोट या केपी में है या पंजाब में मिलना था। तो अच्छा, पंजाब वालों को भी टफ टाइम देते, मौलाना को भी टफ टाइम बिल्कुल देते, ठीक। पीपल्स पार्टी से एंगेज अच्छा, रहते। ठीक हो गया। इमरान कमर खान चीमा ने अपने साहब, आप को एक्सपोज कर दिया। सर ये बताएं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है और जो तसादुम का खदशा जाहिर किया जा रहा है 27 तारीख वाला, आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट बार ने भी एक दरख्वास्त मूव की है जिसको मुकर्रर कर दिया गया है समाअत के लिए, वो भी 27 के जलसों के हवाले से है। इस तरह की सिचुएशन की ज़्यादा खुदा न खास्ता अगर हो जाती है कोई सिचुएशन, चौधरी शुजात हुसैन जिसका बारहा जिक्र कर रहे हैं कि आप इससे बचें, किसी कोई कुछ हुआ गया, कोई मर गया या मरवा दिया गया, ये भी वर्ड उन्होंने यूज़ किया, तो बड़ा ख़तरनाक मरहला हो जाएगा। सर ये तो बहुत ज़्यादा अनारकी नहीं हो जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा किस पर है? जाहिर है कि गवर्नमेंट पर। देखिए, जिम्मेदारी तो सब पे ही आती है, और गवर्नमेंट पे ज्यादा इंप्रेशन आता है कि वो क्या करते हैं। देखे ना कि अगर आपके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं, आपने क्या किया कि आपके लोग सिंध उस पर जाके हमला कर दें। आप सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना। आप पार्लियामेंट में बैठे, आप जोड़ तोड़ करें, आप लोगों को कन्विंस करें कि आपने लोगों को इतना आप अरसलान साहब 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान में वायलेंस का इलेक्शन होगा, खूनी इलेक्शन होगा। आपने डस्का में देखा क्या हुआ था। ये जो अगले इलेक्शन होने हैं, उसकी वजह यह है कि जितनी
गाली गलोच इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में आ गई है। सियासतदान तो गाली गलोच करके घर चले जाते हैं, ट्वीट करके घर चले जाते हैं। वो जो नीचे बैठा हुआ एक मीडियोकर, जिस मुल्क में 60% लिटरेसी रेट हो और उसमें 60% भी सरकारी है, वो आप देख लें वो कितने को समझदार हैं कि वो चीजों को हैंडल कर सकते हैं। वो तो लड़ पड़ेंगे बाकी सियासी जमातों से। अब जलसे बुला रहे हैं, वो भी जलसे बुला रहे हैं। ये पावर सेटल करने के लिए ये लॉन्ग टर्म बैठना पड़ेगा ऑपोजिशन को, इमरान खान को, सारी सियासी जमातों सर को। कहाँ बैठना पड़ेगा कमर चीमा साहब? अब हालात हैं बैठने वाले, कमर चीमा साहब हालात हैं बैठने वाले। सुने, पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो ये कर रहे हैं। हालात बिल्कुल मौजूद हैं। इसके लिए ईगो अपनी कम करें, अपने अंदर पॉलिटिकल फोरसाइट ज्यादा रखें और अपने अंदर मैग्नानिमिटी रखें। आप अकेले इस काबिल नहीं है, कोई पाकिस्तान में लीडर इस अच्छा काबिल नहीं है। कमर तो चीमा वो अकेला साहब, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपने वज़रा के अगर बयानात या उनकी लैंग्वेज सुने हैं तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं करना, हमने नहीं बैठना साथ। ये खाली वज़ीर आज़म की नहीं हो, टॉप टू बॉटम ये एक ही लाइन है कि हमने नहीं बैठना साथ। दूसरा सर, ये जो एक सिलसिला आपने खुद देखा कि नेशनल टेलीविज़न पे जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है शहबाज गिल की जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी, एक तो ये इंतहाई काबिले मज़म्मत चीज़ है कि आप इस तरह नहीं करना चाहिए कि आपको ज़बान वो इस्तेमाल करें जो फैमिलीज़ बैठ के देख सकें। एक तो चीज़ ये, फिर इसका असर क्या पड़ेगा? आप तो डॉक्टर रमेश कुमार को वाज़े तौर पर कह रहे हैं, खुल के उन्हें कुछ कह रहे थे, वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर आप क्या समझते हैं इस तरह के अल्फाज के बाद को वापस आ जाएगा आपके साथ? मैंने अरसलान साहब आपको बताऊं, आप अगला इलेक्शन देखें, वायलेंस होगा, लोग मरेंगे, कत्लो गारत होगी। उसकी वजह यह है कि जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहां पे, तो जब इमरान खान साहब 126 दिन का धरना किया था तो कितने लोग शहीद हो गए थे, लोगों को क्या। और दूसरी बात यह है, अब ये सियासतदानों को पता है, एक चीज का पता चल चुका है कि लोग भी इकट्ठे नहीं होते। ये इनको मरने मराने पे कन्विंस कर रहे हैं, तू फलाना है, तू फला है, तू फला है। ये जो तेजी है सियासत में, ये इमरान खान साहब ने पैदा की है और ये उसकी वजह, ये पहली दफा पावर में आए हैं, शायद अगली दफा पावर में आएंगे तो थोड़ा हौसला कर जाएंगे। लेकिन इमरान खान को एक चीज सूट करती है अरसलान साहब, और वो है जितनी ज्यादा तकसीम होगी उतना ज्यादा लोग पीटीआई में आएंगे और लोग कहेंगे देखो ये वो बंदा है जो झुकता नहीं है, जो 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 सबड्यू नहीं किया, जो खड़ा रहा। ये जो चीज है, इसको इमरान खान साहब ने 3.5 साल किसी से बात नहीं की। क्यों? उनको पता है कि अगर मैं ये स्टैंड रखूंगा, वो कहूँ क्योंकि मैंने इनको चोर कहा हुआ है, तो मैं चोरों के साथ कैसे बैठूं। अब मजे की बात है, क्या खान साहब के टेन्योर में चोरियां नहीं हुई? जो 45 अरब रुपए का जो कोविड फंड जाया हो गया, और आईएमएफ के बताने पे हुकूमत ने वो सारी चीजें बताई हैं। आईएमएफ हमें मजबूर ना करता तो पाकिस्तान कभी भी ना बताया कि 45 अरब रुपया कोविड फंड से खुर्द-बुर्द हो गया। अच्छा चले कमर चीमा साहब, ये तो हो गई सारी बातें पॉलिटिकल। मुझे ये बताएं, आम आदमी के लिए जिसका आपने भी जिक्र किया था, मीडियोकर के लिए क्या कैसे चलेगा सर? मईशत तो बिल्कुल ही एक तरफ होकर रह गई है, सारा कुछ इस पॉलिटिकल सिचुएशन में कहीं गुम हो गया है। कैसे चलेगा अगले 10-15 दिन ये सूरत हाल? और फिर दूसरा, आदम एतमाद को कैसे देखते हैं? क्या आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के लिए नंबर गेम पूरा है? देखिए, जो सिचुएशन चल रही है वो तो पूरा है। कल को कोई बीच में ताकत पड़ जाती है, कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना इनविजिबल पावर बीच में आ जाए और कुछ कर दे, कोई पता नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, रातों रात फैसले हो जाते हैं। और असल मकसद कई दफा हुकूमतों को डराना भी होता है और उनको अपनी पोजीशन में टू ब्रिंग देम टू द साइज भी होता है। लेकिन जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि अपोजिशन जहां पे पहुंच गई है, इसको हम कैसे देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वायलेंस भी होगा, हालात खराब होंगे। सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने आज जो एक्शन लिया है और कहा सारी पार्टीज को बुलाया है, ये बहुत अच्छा कदम है। इस वक्त देखें, सिक्योरिटी के अदारे और जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों को इस सारे क्राइसिस को नीचे करने में रोल प्ले करना चाहिए। और सर ओआईसी हमारे सर पे खड़ी है, ओआईसी सर पे खड़ी है। 21 तारीख का वक्त मुकर्रर हो रहा है। वो राना अजीम साहब अभी थोड़ी देर पहले खबर दे गए प्रोग्राम में कि 21 तारीख को जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, वो शायद इसी का क्रेडिट ले रहे हैं कि जब मेरी वजह से 21 को बुलाया जाए, लेकिन 21 का तय हो गया। दूसरा, उन्होंने भी कहा कि 48 घंटों में अपोजिशन के साथ कोई इत्तेहादी मामलात बनाने जा रहे हैं। देखें, आप इत्तेहादियों को देख लें, इत्तेहादी का तो मसला ही कोई नहीं है, इत्तेहादी तो खड़े हुए हैं। इत्तेहादी तो देखें, अगर ऑपोजिशन के साथ मिल जाएंगे, उन्होंने तो पहले ही हुकूमत को कहा हुआ है कि अगर आपके अपने लोग आपके साथ में खड़े हो तो हम पे तो गिला ना करें। और ये तो परवेज खटक ने इसके ऊपर कह दिया है। और जो ओआईसी की बात है, आप मुझे बताएं ना, ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनको ये पता है कि वजीर आजम इमरान खान फारग हो रहे हैं, तो क्या इमरान खान का वो जो एजेंडा 5 आइटम का एजेंडा है कि हम इस्लामोफोबिया पे बात करेंगे, कैपिटल फ्लाइट पे बात करेंगे, कश्मीर और फलस्तीन पे बात करेंगे, या कोविड पे या अफगानिस्तान के रिलीफ, उसका क्या वैल्यू रह जाती जब उनको ये पता चलेगा कि
इस प्राइम मिनिस्टर की वो लेजिटिमेसी नहीं है, इस फॉरेन मिनिस्टर जो परसों जा रहा है। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है और पीटीआई ने एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। अपने आप के अंदर ये हौसला रखें कि आपने डायलॉग करना है, इंगेज करना है। पॉलिटिशियंस इस तरह नहीं होते। अगर कल को इनको 2/3 मेजोरिटी मिल जाए इमरान खान साहब को, ये तो मुल्क के अंदर कुछ और ही करा दें। इन्होंने इतनी अपनी मर्जी से लोगों को जेलों में डलवाया, किस किस के साथ क्या क्या नहीं हुआ। चले, सारे मैं हरबे कमर इस्तेमाल चीमा साहब करेंगे। आपकी बात से एक हद तक अग्री कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर इस वक्त की जो सिचुएशन है वो डिफ्यूज़ नहीं होगी, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन अब तो अदम एतमाद का मामला सामने आ ही गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज कहा और राना अजीम साहब ने हमारे प्रोग्राम में उसको वाज़ेह भी कर दिया कि 21 तारीख का दिन मुकर्रर हो रहा है, और ये खबर भी है। दूसरा, 48 घंटे इत्तेहादी और अपोजिशन के लिए बड़े अहम है, कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। चले जी, अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।